देन हमारे पास नेक्स्ट है बेटा कि भाई इसमें हम लोग करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी रिएक्टिविटी सीरीज के बिल्कुल बॉटम के अंदर थी वो कैसे एक्सट्रैक्ट होंगी, फिर मॉडरेटली वाली पढ़ी मिडल के अंदर जो आती हैं, और अभी हम पढ़ेंगे जो भी टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज होंगी। जैसे जो भी हमारे पास थी भाई, क्या थी भाई, प्यारे से कॉलेज में आए, यहीं तक थे भाई। प्यारे से पोटासियम हो गया भाई, इससे क्या हो गया भाई, सोडियम हो गया, इससे क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, इससे मैग्नीशियम हो गया भाई, इससे क्या हो गया, एल्यूमिनियम। तो ये जो मेटल है भाई हमारे पास, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि हाई रिएक्टिव मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट की जाएंगी। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज भाई, ठीक है। इनमें क्या कहता है भाई, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल टॉप पे होती है, जैसे इसके जरिए से हमने किया था, पहले वाली क्या आएगी भाई, पोटासियम, फिर आएगी ऐसे सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इस प्रकार से ये जो मेटल्स हैं भाई वो क्या मिलेंगे भाई आपको, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मिलेंगे भाई। फिर कहता है दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। कार्बन के साथ में हीट करने से ये कभी भी फॉर्म्ड नहीं होंगी। तो हमने क्या किया था, मॉडरेटली रिएक्टिव जो सल्फाइड ओर के रूप में पाई जाती हैं, कार्बोनेट ओर के रूप में पाई जाती है, उनकी रिडक्शन रिएक्शन करवा करके, ठीक है, उनको हमने क्या किया था, ऑब्टेंड कर लिया था। लेकिन जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज होते हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, उनको हम हीट करके बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो किसके जरिए से करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए से करेंगे भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। इनके ऑक्साइड को ये क्या नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते भाई, क्योंकि कार्बन लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव होंगे भाई, इनसे ऊपर कोई नहीं है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास कहता है भाई टू द रिस्पेक्टिव मेटल, इन मेटल का भाई, ये कहता है दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इनके पास ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की देन द कार्बन। कार्बन इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाता, समझ रहे हो बात को। फिर कहता है भाई दीज मेटल्स, यहां से आंसर शुरू होएगा आपका, ठीक है, पहले तो यहां तक, ठीक है, फिर यहां से दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। किसके जरिए से ऑब्टेन्ड हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के जरिए से हो सकती है भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन सी भाई, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है भाई हमारे पास, और ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स भाई, ठीक है। सबसे पहले ये अपने और के अंदर मिलेंगी भाई, उनके अंदर से उनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की जाएगी भाई, फिर वो अपने मोल्टन क्लोराइड्स बनाएगी भाई, ठीक है, क्लोरीन के रूप में आ जाएगी भाई। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। जो भी मेटल्स होंगी भाई, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो किसके ऊपर आ जाएंगी, कैथोड के ऊपर, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगा। आपको एक ट्रिक बताई थी जिसको बोलते हैं डोंट पैनिक। क्या बोलते हैं भाई, डोंट पैनिक भाई, ठीक है। पी से क्या था भाई, पॉजिटिव, ए से क्या था भाई, एनोड। मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो कौन से के साथ जोड़ना है, एनोड के साथ, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो किसके साथ जोड़ना है भाई, कैथोड के साथ जोड़ना। तो कैथोड किसके साथ जुड़ा भाई, नेगेटिव के साथ। और मेटल के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो किसको अट्रैक्ट करेगी वो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव के साथ कौन जोड़ रखा है, कैथोड जोड़ रखा है भाई, ठीक है। तो जो कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है भाई, ठीक है। वेयर एज द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। एनोड से क्यों निकलेगी, क्योंकि क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है भाई, और एनोड किससे जोड़ रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। इसी वजह से क्या होगा भाई हमारे पास, द रिएक्शन आर एट द कैटायन, ये होगा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये क्या करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि सोडियम की क्वांटिटी 2 होगी भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कहता है सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, पता है आप लोगों को, Al2O3, इसमें से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन्ड करने के लिए भी क्या चीज करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का उपयोग करेंगे भाई, ठीक है। बाकी इसको क्या है भाई,
कि ईटिंग जस्ट क्या है, अकेले ईट करके हम लोग क्या है इसको नहीं कर सकते। तो आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होती क्या है भाई, उस प्रक्रिया के जरिए से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये है भाई टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा भी गया है भाई कि मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह बताएगा कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है भाई, मेटल को कैसे रिफाइन किया जाता है। तो ये कहता है भाई द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबोव आर नॉट वेरी प्योर। जो भी डिस्क्रिप्शन हमने ली है बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में हमको वो ऑब्टेंड नहीं होंगी। तो क्या करना पड़ेगा भाई, दे कंटेन इंप्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव्ड, उनके अंदर थोड़ी बहुत जो इंप्योरिटीज है वो रह जाती है भाई, होती है ना इंप्योरिटीज उनके साथ में, जिनको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं भाई, है ना। फिर कहता है टू ऑब्टेन ए प्योर मेटल, वो इंप्योरिटीज हटा करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्योर मेटल ले लेंगे भाई, है ना। तो देन हमारे पास क्या होगा, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कौन सा मेथड होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का उपयोग करते हैं हम मेटल्स को रिफाइन करने में भाई, ठीक है भाई। ये आप लोग डायग्राम देख रहे हैं भाई, डायग्राम नंबर 3.12 है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया गया भाई, एक सॉल्यूशन भरा गया है भाई जिसका नाम है भाई, ये है भाई एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एसिडिफाइड क्यों लिया भाई, क्योंकि ताकि ये अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करें भाई हम लोग, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करे भाई, अपने अंदर से पास कर सके, कंडक्ट कर सके। तो एसिडिक सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, कंडक्ट करता है। सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड क्या डिसोसिएट करेगा, आयन डिसोसिएट करेगा। आयन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा, सीधी सी बात है। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रोड को क्या नाम दे दिया, एनोड। किसके साथ जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस वाले को क्या नाम दे दिया, कैथोड। किसके साथ जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कौन सी ट्रिक लगी इसके अंदर, डोंट पैनिक ट्रिक लगी है भाई। समझ में आ रही बात, जहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस का जिक्र आए भाई, किसका जिक्र आए, इलेक्ट्रोलाइसिस, खासकर केमिस्ट्री के अंदर डोंट पैनिक ट्रिक के हिसाब से डायग्राम जोड़ना है भाई, ठीक है। मतलब नेगेटिव के साथ में कैथोड जोड़ना है और पॉजिटिव के साथ में आप लोगों ने क्या जोड़ना है, एनोड जोड़ना है भाई। समझ रहे हो बात को, ठीक है। फिर ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया भाई, इसको एक टैंक का नाम दिया गया, बीकर नहीं लेंगे, एक स्पेशलाइज होता है हमारे पास जिसको टैंक ही बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया भाई, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड लिए हैं भाई हम लोगों ने, ठीक है, ये हमारे पास किस चीज के होंगे भाई, कार्बन के होंगे भाई, जिसको किसकी फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है भाई। ग्रेफाइट इज एन ओलोट्रोप ऑफ ए कार्बन, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है भाई। समझ में आ गई बात। इनको क्या करेंगे, एक की के जरिए से एक बैटरी से जोड़ देंगे भाई, जोड़ सकते हैं ना। जब भी इसके अंदर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे भाई, ठीक है। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा बेटा, वो कॉपर और सल्फेट के अंदर टूट जाएगा भाई, डिसोसिएट हो जाएगा। कहने का मतलब कैसे हो जाएगा भाई, हमारे पास है जैसे कॉपर सल्फेट है भाई, एसिडिफाइड है, अगर इसके अंदर से क्या चीज पास कर दी भाई, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी, ठीक है, तो ये टूट जाएगा भाई कॉपर आयन के अंदर और सल्फेट आयन के अंदर भाई। कॉपर के कैटायन बनेंगे और सल्फेट के एनायन बनेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर क्या होगा भाई इसके अंदर, देखें भाई, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है भाई। क्या कहता है, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये जितनी भी मेटल इसने बताई है भाई, ठीक है। जो कॉपर होती है, जिंक होती है, टीन होती है, निकल होती है, सिल्वर होती है और गोल्ड होती है भाई, ठीक है, आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इस जरिए से, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसके जरिए से इनको रिफाइन किया जाता है, प्योर किया जाता है भाई, ठीक है। क्या कहता है, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। जो इम्प्योर मेटल होगी ना, ठीक है, उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे भाई, एनोड के साथ में कनेक्ट करेंगे भाई। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर कहता है एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड।
जो थिन स्ट्रिप होगी भी हमारे पास प्योर मेटल की, वो किसके साथ जोड़ देंगे भाई? कैथोड के साथ। थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल किसके साथ जोड़ दी भाई? कैथोड के साथ में जोड़ दी भाई, ठीक है। और जो इम्प्योर मेटल है भाई, इम्प्योर मेटल है भाई, वो किसके साथ में जोड़ी है भाई? एनोड के साथ में जोड़ दी भाई, जोड़ दी ना, ठीक है। फिर कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे हम लोग। तो अभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है, अपने अंदर से गुजार सकता है भाई, ठीक है। उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे भाई हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे भाई। समझ रहे हो बात को? फिर कहता है भाई इसके अंदर कि ऑन पासिंग द करंट, ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे? करंट पासिंग करेंगे थ्रो द इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है? कंडक्ट कर लेगा भी, करंट गुजरने लग जाएगा इसके अंदर से। द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। इससे पहले क्या काम होगा? मैंने बताया आप लोगों को कि जब भी आप लोग करंट पास करेंगे तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो किस में टूट जाएगा? कॉपर में और सल्फेट में टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। टूटने के बाद ही तो कॉपर अलग डायरेक्शन में जाएगा भाई, है ना। अकेले कॉपर सल्फेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा नेगेटिव टर्मिनल, तो किसको अट्रैक्ट करेगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? कॉपर के पास होता है। अभी सल्फेट के पास नेगेटिव होता है, तो सल्फेट को क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपल्शन करेगा भाई, ठीक है। तो जो प्योर मेटल होती है वो एनोड के पास में क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट के साथ में डिसॉल्व हो जाती है भाई, ठीक है। एन इक्विवेलेंट या इक्वल अमाउंट भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट की जगह आप लोग, ठीक है। एन इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मेटल प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। ये क्या कहता है कि भाई सबसे पहले हमारे पास हमने लिया था CuSO4 सॉल्यूशन, और जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, ठीक है, तो ये किस में टूट गया भाई? Cu प्लस में टूट गया हमारे पास, और SO4 माइनस में टूट गया भाई, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयन है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आयन है। ये टूट गया भाई। टूटने के बाद ये क्या करेगा? उस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और डिसॉल्व होने के बाद कौन से सिरे की तरफ जाएगा? एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ? कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर रखा है भाई, ठीक है। ये उस साइड में चला जाएगा भाई, ठीक है। और उसके ऊपर क्या हो जाएगा भाई? जमा हो जाएगा भी कैथोड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से है भाई, और ये किससे है भाई? पॉजिटिव है भाई। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो जो सारा का सारा कॉपर होगा प्योर मेटल के रूप में, वो कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाएगा? कैथोड के ऊपर भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है द सोल्यूबल इंप्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। जितनी भी इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज इनसोल्यूबल मिलेंगी, जितनी भी सैंड वगैरह उसके साथ है भाई, मिट्टी वगैरह जो भी चिपकी हुई है अभी। वेयर एज द इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड। जितनी भी इंप्योरिटीज हैं वो एनोड के बॉटम पे क्या हो जाएंगी? स्टोर हो जाएंगे भाई, जिनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एनोड मड के नाम से जानते हैं, या इसको एनोड पंक भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? एनोड पंक भी बोलते हैं भाई। पंक की जगह आप लोग मड ही करें, आपकी बुक में मड दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम देखें एक बार, क्या है भाई डायग्राम के अंदर? पूरी प्रक्रिया यहीं से समझे एक बार। जितनी भी मेटल है भी हमारे पास, जैसे कॉपर है, जिंक है, टीन है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको इलेक्ट्रोलाइटिकली क्या किया जाता है? रिफाइंड किया जाता है भाई। जिसके अंदर क्या किया जाता है भाई इस प्रक्रिया में? जो इम्प्योर मेटल होती है भाई वो एनोड के साथ जोड़ी जाएगी, और जो प्योर मेटल स्ट्रिप होती है वो किसके साथ जोड़ देंगे? कैथोड के साथ। समझ में आ गई बात? इसके पास इम्प्योर मेटल कौन सी है? कॉपर है भाई हमारे पास, ठीक है। वो किसके अंदर डिसॉल्व होने लग जाएगी? इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी भाई, हो जाएगी ना। तो इस कॉपर मेटल को कौन अट्रैक्ट करेगा? कैथोड अट्रैक्ट करेगा ना। तो वो सारी की सारी कॉपर मेटल कहां पे जमा हो जाएगी? इस कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो अगर यहां से कॉपर मेटल इसके अंदर डिसॉल्व हो रही है तो इंप्योरिटीज कहां जाएंगी? इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगी। जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज है वो इसके अंदर घुली हुई रहेंगी, जो इनसोल्यूबल है
वो यहाँ पे क्या होगा, एनोड टर्मिनल के नीचे जमा हो जाएंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एनोड मड के नाम से जानते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है भाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है भाई, इस डायग्राम के नीचे क्या कहता है भाई, ये कहता है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। जो इलेक्ट्रोलाइट ये सॉल्यूशन लिया हुआ है वो कौन सा है भाई, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लिया है भाई, ठीक है। द एनोड इज इम्प्योर कॉपर, जो एनोड है भाई वो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप है भाई, ठीक है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो प्योर कॉपर होता है वो कौन से टर्मिनल पे चला जाएगा, कैथोड वाले टर्मिनल पे चला जाएगा भाई। समझ में आ गई बात, कर लोगे। देन हमारे पास क्या है भाई, ये भी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है भाई हमारे पास ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। पहले में कहता है भाई डिफाइन फॉलोइंग, मिनरल और गैंग को डिफाइन करवा चुका हूं भी मैं, हो जाएगा, ठीक है। तो देन हमारे पास दूसरा आता है नेम टू मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट के अंदर क्या था, गोल्ड था, सिल्वर है भी, प्लेटिनम है भी हमारे पास, लिख सकते हो गोल्ड, लिख सकते हो सिल्वर है भी हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिख सकते हो भाई, प्लेटिनम भी लिख सकते हो भाई आप लोग। ये मेटल के एग्जांपल दे देंगे, वैसे तो दो ही पूछे हैं, सिल्वर एंड गोल्ड भी लिख सकते हो, तीसरा बताना चाहो तो प्लेटिनम भी दे दोगे आप लोग। समझ में आ गई, ठीक है। फिर कहता है भाई व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड से जब हम मेटल बनाते हैं तो कौन सी प्रक्रिया यूज की जाती है, रिडक्शन रिएक्शन की जाती है ना भाई, ठीक है। तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन है वो देख लें आप लोग, ये है भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है भाई, ठीक है। तो कहता है द केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड इज ए, देखिए भाई क्या कहता है, द केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की थी भी आप लोगों ने, रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन कौन बताएगा आप में से, मेरे को बता दो। हाँ भाई बैठ जा शाबाश। क्या होता है, एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। या हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, उस प्रक्रिया को भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन ही बोलेंगे भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन करेंगे भाई इसमें यूज। तो क्या कहता है, इन दिस प्रोसेस मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड बाय सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन और बाय हाईली रिएक्टिव मेटल टू डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है भी हमारे पास, ठीक है, उसको रिड्यूस कराया जाएगा भी मेटालिक जिंक फाइंड आउट करने के लिए और कार्बन के साथ में। तो हमारे पास क्या है भाई, ZnO होगा भी हमारे पास प्लस कार्बन के साथ में अगर इसको हीट करेंगे भी हम लोग तो Zn जो मिलेगा वो किस में मिलेगा भाई, सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलेगा भाई, ठीक है। और प्लस में क्या मिलेगा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो हमारे पास ये जो जिंक है भाई वो मिल जाएगी भी हमको, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन के जरिए से मिली, रिडक्शन रिएक्शन के जरिए से मिली भाई, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये है भाई कॉपर ऑक्साइड भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन का प्रयोग करके क्या करेंगे भाई, Cu प्लस क्या बना देगा भाई, H2O। ये भी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी भाई, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी भाई। इसमें कॉपर ऑक्साइड से हम लोग हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करके क्या करेंगे, कॉपर फाइंड आउट कर लेंगे भाई, है ना। फिर अभी हमारे पास इसमें कहता है मैग्नीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैग्नीज। मैग्नीज लेने के लिए हमने एक की थी ना रिएक्शन, जिसको थर्मेट अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीज ट्रीटिंग विद एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर को के साथ में भी रिएक्ट करवा के क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं भाई। ये हमने किया था भाई, क्या किया था, MnO2 प्लस में Al भाई, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास जो Mn मिला था वो कौन सी फॉर्म के अंदर था भाई, लिक्विड फॉर्म में। प्लस में क्या मिलेगा भाई, Al2O3 और प्लस में इवोल्यूशन किसका होगा भाई, हीट का। तो यहाँ पे Mn मिल रही है भी हमको, कौन सी फॉर्म में मिल रही है, लिक्विड फॉर्म में मिल रही है, तो मतलब ये प्योर फॉर्म मिल जाएगी भाई। इस प्रकार से हम रिडक्शन का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, मेटल्स का प्योरिफिकेशन कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये कहता है ऑक्साइड्स ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल्स, जो भी मोर रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होंगे
उनको क्या किसका यूज करके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज करके या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल को। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, कोरोजन है भाई हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन का मतलब होता है भाई संक्षारण होता है भाई। क्या होता है भाई, संक्षारण होता है भाई। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन क्या है, मेरे ख्याल से छठी सातवीं क्लास से पढ़ रहे हो भाई, कोरोजन क्या होता है। ठीक है, कोरोजन क्या होता है आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, द वीकनिंग ऑफ ए मेटल आर्टिकल्स ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, दिस इज नोन एज ए कोरोजन भाई। ठीक है, तो कोरोजन के एग्जांपल आप लोगों ने पढ़े होंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता है भाई, ब्लैक एंड सरफेस ऑफ सिल्वर होता है भाई, ग्रीनिश सरफेस ऑफ ए कॉपर होता है भाई। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आप लोगों ने दे रखे हैं अभी। पहला ब्लैकिश सरफेस जो है वो सिल्वर का, वो क्यों हो जाता है भाई। ठीक है, तो क्यों हो जाएगा भाई, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जो सिल्वर आर्टिकल्स है, चांदी की जो भी वस्तुएं होती हैं वो ब्लैक हो जाती हैं भी जब उनको एक्सपोज किया जाता है किसके अंदर, एयर के अंदर। तो वाई लगा के क्वेश्चन आंसर्स क्रिएट हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। तो देन हम लोग क्या करेंगे भाई, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद ए सल्फर इन एयर, एयर के अंदर जो भी सल्फर की मात्रा होती है उसके साथ में रिएक्ट करता है भाई टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की एजी है भाई, एयर के अंदर सल्फाइड की फॉर्म, सल्फर की फॉर्म होगी तो क्या बना देगा भाई, एजीएस बना देगा भाई। ठीक है, जिसके जरिए से उसके ऊपर कैसी लेयर आ जाएगी, ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी भाई। ठीक है, फिर हमारे पास है भाई कॉपर के ऊपर क्या है भाई, ग्रीनिश कलर की लेयर क्यों आ जाती है भाई, क्यों आ जाएगी, कॉपर जब भी क्या करेगा, मॉइस्ट कार्बन डाई, मॉइस्ट का मतलब होता है मान लीजिए Cu है हमारे पास, CO2 जो है वो H2O की फॉर्म के साथ भी रिएक्ट करेगी भाई। ठीक है, इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगी तो ये हमेशा ही क्या बनाएंगे भाई, ये हमेशा ही क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस में क्या बनाएगा भाई, कॉपर कार्बोनेट बनाएगा भाई। जब भी कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस में क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है भाई। ठीक है, ये दोनों के दोनों मिक्सअप हो जाते हैं जो कि कैसी कलर की लेयर बनाएंगे भाई, ग्रीनिश कलर की लेयर बना देंगे भाई हमारे पास। ठीक है, तो क्या कहता है, एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस, जो इसका कॉपर का ब्राउन सरफेस है उसको लूज कर देगा, वो धीरे धीरे डल होता चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एंड गेन से ग्रीन कोट, दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट भाई। ठीक है, जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड है भाई, इनके मिक्सअप से एक लेयर बनेगी जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रीनिश लेयर बोलते हैं भाई। इसी वजह से कॉपर के बर्तनों के ऊपर क्या मिलता है, ग्रीनिश कलर की लेयर मिलती है भाई। ठीक है, तीसरा है भाई हमारे पास आयरन को अगर आप लोग बहुत ज्यादा टाइम तक एक्सपोज कर देंगे एयर के अंदर भाई, ठीक है, तो आयरन क्या करेगा भाई, मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्ट करेगा भाई। ठीक है, और एक ब्राउन कलर की, ब्राउनिश कलर की लेयर उसके ऊपर आ जाएगी जिसको क्या बोलेंगे, रस्ट बोलते हैं भाई हमारे पास, जिसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, Fe2O3 इंटू XH2O होता है भाई, ये आ जाएगी भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको रस्ट कहेंगे और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं ना भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आयरन के ऊपर रस्ट आ जाता है। तो तीनों के तीनों जो भी एग्जाम्पल है भाई, ये किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, तो हमारे पास जो आयरन है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, उसकी प्रिवेंशन बचाने के लिए क्या क्या होंगी भाई, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे भाई हम लोग। ठीक है।